Welcome to Smart Commerce classes. My name is Anshul Mittal, and in today's video, we will be covering next part of chapter number 12 of ACCAF2. The name of the chapter was Statistical Techniques. ठीक है, तो अभी तक मैंने तुम्हें रिग्रेशन एनालिसिस बताया था. अब नेक्स्ट जो हमारा मेथड आता है दैट इज़ कॉरिलेशन. ये वीडियो थोड़ी छोटी बनेगी क्योंकि इसमें मैं सिर्फ कॉरिलेशन ही कराऊंगा. ये चैप्टर में मैं हर मेथड का अलग अलग वीडियो बनाऊंगा सो दैट एट द टाइम ऑफ रिवीजन स्पेसिफिक मेथड जब तुम्हें देखना हो तो सीधा वीडियो पे क्लिक करके यू कैन चेक दैट मेथड रादर देन पूरी बड़ी वीडियो में फाइंडिंग दैट. ठीक है, इसीलिए मैं वीडियो छोटी बना रहा हूँ. ये काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे ये बात बोली थी कि सर इस चैप्टर की स्पेसिफिक टॉपिक की एक एक वीडियो बनाना ताकि रिवीजन के टाइम पे जो भी टॉपिक उनको समझना हो सीधा उसकी वीडियो पे क्लिक करके वो समझ लें. मैं इनफैक्ट जैसे पुरानी वाली वीडियो थी उसके नाम में भी चेंजेस कर दूंगा. मैं स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आगे ब्रैकेट में लिख दूंगा उसमें रिग्रेशन एनालिसिस. ठीक है, अब इसके बाद हमारा पॉइंट आता है कॉरिलेशन. सो कोरिलेशन बोलते हैं इसको. सो कोरिलेशन का अगर सिंपल मैं इसको ब्रेक करूं दैट मीन्स कोरिलेशन मीन्स दोनों यूनिट्स का जो दोनों x और y हैं दोनों का आपस में कैसा रिलेशन है. मैं कोई फ्रेंडली रिलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ गाइस. ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ अबाउट द मैथमेटिकल रिलेशन कि दोनों का कैसा मैथमेटिकल रिलेशन है. दैट इज कॉल्ड कोरिलेशन. ठीक है, सो रिग्रेशन एनालिसिस अटेम्प्ट टू फाइंड द स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. ये हमने चेक कर लिया था कि वो एक स्ट्रेट लाइन बनाती है. कोरिलेशन इज कंसर्न विद एस्टैब्लिशिंग हाउ स्ट्रॉन्ग द स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप इज कि जो ये स्ट्रेट लाइन हमने बनाई थी इसका उन पॉइंट से कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है. मतलब कितनी स्ट्रॉन्ग ये उन पॉइंट्स को टच कर रहा है एक तरह से या कितने ज़्यादा पास वो पॉइंट्स इस लाइन के हैं. दैट इज कॉल्ड कोरिलेशन. ठीक है, सो देर आर टू टाइप ऑफ कोरिलेशन. वन इज पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव. सेकेंड इज नेगेटिव कोरिलेशन. पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या होता है कि हमारा एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो जो दूसरा वेरिएबल है वेरिएबल 2 या एक्स वाई कर लेते हैं. एक्स अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है तो वाई भी इंक्रीज ही होगा. जैसे हमने पढ़ा था ना, जितनी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट कॉस्ट होगी उतनी ज़्यादा हमारी सेल्स होगी. दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन. एंड नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब होता है कि x जैसे हमारा जितना ज़्यादा डिक्रीज होगा y उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा. एग्जाम्पल जैसे कॉस्ट और प्रॉफिट. जितनी हमारी कॉस्ट कम होती चली जाएगी उतना हमारा प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा. जस्ट एन एग्जाम्पल. ठीक है, सो दिस इज नेगेटिव कोरिलेशन. सो पॉजिटिव कोरिलेशन मीन्स हाई वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल आर एसोसिएटेड विद हाई वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल. एक वेरिएबल बढ़ता चला जाएगा तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ता चला जाएगा. एंड लो वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद लो वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल. दैट मीन्स अगर x डिक्रीज हो रहा है और y भी डिक्रीज हो रहा है दैट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव कोरिलेशन कि एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, नेगेटिव कोरिलेशन मीन्स लो वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल आर एसोसिएटेड विद हाई वैल्यू ऑफ अदर एंड वाइस वर्सा. मतलब एक की वैल्यू अगर हम डिक्रीज करेंगे तो दूसरे की इंक्रीज होगी. दैट इज कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन. ये सिर्फ तुम्हें एक तरह से अभी के लिए थ्योरी के लिए रीड करना है कि व्हाट इज पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन. देन आता है डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन. डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन में सबसे पहले आता है हमारा परफेक्टली कोरिलेटेड. अब यहाँ देखो y हमारा इंक्रीज हो रहा है और x भी इंक्रीज हो रहा है ना. सो दैट मीन्स दिस इज पॉजिटिव कोरिलेशन. यहाँ पे देखो y डिक्रीज हो रहा है, y की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है और x की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है. x की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है और y की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है. सो दिस इज नेगेटिव कोरिलेशन. ठीक है, अब तुम बोलोगे कि सर इसमें परफेक्टली कोरिलेटेड का मतलब क्या, आपने वो तो बताया नहीं.
सो परफेक्टली कोरिलेटेड का मतलब होता है कि जो हमारे पॉइंट्स थे, जो भी वेरिएबल्स के हमारे पॉइंट्स आ रहे थे, वो जो लाइन हमारी है वो इन पॉइंट्स को डायरेक्टली इंटरसेक्ट कर रही है, इसको टच कर रही है। दिस मीन्स परफेक्टली कोरिलेटेड। दैट मीन्स जो ये लाइन हमारी आई है ये बिल्कुल परफेक्टली कोरिलेटेड है। हम कहीं पे कोई भी वैल्यू निकालें वो बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू आएगी। जैसे हमने जो क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर और सेल का, तो अगर इतना मैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर या इतनी मैं, ऐसे करते हैं, इतना मैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर करूँगा तो इतनी सेल्स होगी, ये मेरी एग्जैक्ट फिगर है। तो जितनी ज़्यादा एग्जैक्ट फिगर होगी दैट मीन्स उतना अच्छा कोरिलेशन होगा। ठीक है, और ये भी सेम, चाहे नेगेटिव कोरिलेशन है बट ये भी सेम, बिल्कुल परफेक्ट मैच कर रहे हैं पॉइंट्स पे ये लाइन जो हमने आंसर निकाला अपना रिग्रेशन एनालिसिस से। सो दैट मीन्स कहीं पे भी हम आंसर निकालेंगे वो हमारा एक्यूरेट आंसर आएगा। सो दिस इज कॉल्ड परफेक्टली कोरिलेटेड। दूसरा आता है पार्शली कोरिलेटेड। अब पार्शली कोरिलेटेड का मतलब क्या होता है कि वो जो लाइन हमने रिग्रेशन एनालिसिस से ड्रॉ की है वो लाइन एक्यूरेट नहीं है इतनी, थोड़ा बहुत डिफरेंस है इनमें। देयर इज़ अ बिट डिफरेंस, ज़्यादा नहीं बट देयर इज़ अ बिट डिफरेंस कि हाँ जो हमारा आंसर आएगा अगर हम यहाँ से आंसर निकालते हैं तो हाँ थोड़ा बहुत नियर बाय एक्यूरेसी होगी। मैं नहीं कहूँगा बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा, थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल्सो पॉजिटिव, चाहे वैल्यू थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो रही है। सो दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ नेगेटिव। ठीक है, थर्ड आता है अनकोरिलेटेड। अब ये जो डेटा है देखो यहाँ पे y इतना था, x इतना, y इतना था, x इतना, y इतना, x इतना, y इतना, x इतना। अब यहाँ पे हम कोई लाइन ड्रॉ ही नहीं कर सकते, कैसी लाइन बनाएंगे? अब अगर लाइन ऐसी बनाते हैं तो ये तो भाई बहुत ही फार पॉइंट है, इससे पहले ये पॉइंट भी आ रहा है। सो दैट मीन्स दिस कैन नॉट बी, इस चीज़ को अगर ये हमारा डेटा हमें ऐसा दिया हुआ है, अगर हमें ऐसा डेटा दिया हुआ है सो इसमें रिग्रेशन एनालिसिस नहीं चल सकता। और जो आंसर आएगा, लाइन तो हम बना लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करके कुछ ना कुछ आंसर तो निकाल ही लेंगे, लेकिन वो जो आंसर आएगा वो अनकोरिलेटेड है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर जा रहा है। अब यहाँ पे इस लाइन के अकॉर्डिंग तो ये आंसर आएगा। अगर हम इस लाइन के अकॉर्डिंग जो हमने निकाली थी ए वा क्या निकाला था, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो वो जो हमने वैल्यू निकाली थी, तो उस केस में यहाँ से अगर हम आंसर निकालेंगे इस लाइन पे वैल्यूज पुट करके a और b की, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा y इतना ही आएगा, हो सकता है y इतना भी है, हो सकता है y इतना भी है। सो दिस इज अनकोरिलेटेड कि ये वाला डेटा कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहेगा। ठीक है, सो दिस मीन्स द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स सीम टू बी कंप्लीटली अनकनेक्टेड। अब आता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, हाउ कैन वी फाइंड आउट कि जो हमने आंसर निकाला है वो परफेक्टली कोरिलेटेड है, मतलब हमारा आंसर एग्जैक्ट आएगा या एग्जैक्ट नहीं आएगा। मतलब जो हमने पहले पढ़ा था, हमने जो ये लाइन बना ली थी, ये देखो, ये देखो, हमने जो ये लाइन बना ली थी y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, हमने क्वेश्चन किया था। तो ये जो हमने लाइन बना ली थी, ये लाइन से हमारा आंसर कितना परफेक्ट आएगा वो हमें कोरिलेशन से पता चलेगा। वहाँ से तो हमें वैल्यूज डाल के चेक करना पड़ेगा, लेकिन कोरिलेशन के फॉर्मूले से हम ये कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि हमारा आंसर एग्जैक्ट आएगा या थोड़ा बहुत फ़र्क होगा या बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा या डेटा से ये मेथड नहीं चल सकता। तो लॉजिक क्या होता है गाइस, सबसे पहले हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल के ये देखते हैं कि हमारा डेटा कैसा आ रहा है। अगर ये जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है ये एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर आ रहा है, दैट मीन्स हमारा रिग्रेशन एनालिसिस सक्सेसफुल रहेगा। इस केस में अगर हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालेंगे तो उसकी वैल्यू ऐसी आएगी कि हमें पता है कि यहाँ पे हमारा डेटा सक्सेसफुल नहीं रह सकता। ठीक है, आई होप तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इस रिग्रेशन एनालिसिस से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो भी हमें डेटा गिवन होता है। अब पॉइंट इज, जो ये डेटा गिवन है कोरिलेशन कोएफिशिएंट से हमें ये पता चल जाएगा कि जो लाइन हमारी रिग्रेशन एनालिसिस से बनने वाली है वो कितनी ज़्यादा एक्यूरेट है। अगर तो
डेटा जो भी हमारा है वो कोरिलेटेड है, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है ये, तो उस केस में तो हमारी ये लाइन सक्सेसफुल रहेगी। लेकिन अगर डेटा ही आपस में कोरिलेटेड नहीं है, कोई यहाँ आ रहा है कोई यहाँ आ रहा है, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट पहले ही बता देगा कि यहाँ पे डेटा ही अनरिलेटेड है, तो यहाँ से आंसर नहीं आ सकता। अब तुम कहोगे सर ये चीज़ तो हम वैसे भी ग्राफ में पुट करके देख सकते हैं, बट गाइस लॉजिक तो तुम्हारा सही है। अगर तुम ग्राफ में पुट करके वैल्यूज़ डाल लो तो पता चल जाएगा ये तो अनकोरिलेटेड है, यहाँ तुम्हारा आंसर आएगा नहीं। बट इतना टाइम किसके पास है, मैथ्स कहाँ काम आएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं तुम्हें लॉजिक बताता हूँ इसके। पॉइंट इज, जो कोरिलेशन होता है हमारा दैट लाइज बिटवीन -1 एंड +1, जो भी हमारा आंसर आएगा दैट इज बिटवीन -1 एंड +1, इससे ऊपर या नीचे आ ही नहीं सकता। या तो -1 आएगा या 0 या +1। अगर हमारा आंसर -1 है दैट मीन्स इनके बीच में परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। अगर +1 है दैट मीन्स परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। और अगर 0 है दैट मीन्स नो कोरिलेशन। मतलब अगर आंसर हमारा -1 आएगा तो दैट मीन्स परफेक्टली नेगेटिव है, बिल्कुल परफेक्ट नेगेटिव, मतलब जो हमारी लाइन ड्रॉ होगी बिल्कुल पॉइंट्स पे होगी। दैट मीन्स अगर हम आगे की वैल्यूज़ भी निकालेंगे वो एग्जैक्ट आंसर से मैच करेगी। और अगर प्लस में आएगा तो बिल्कुल परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेटेड है, दोनों वैल्यूज़ बढ़ रही हैं, दोनों वैल्यूज़ कम हो रही हैं। हम जहाँ भी पॉइंट पे अपना ए और बी की वैल्यूज़ डालेंगे हमारा वाई की वैल्यू परफेक्ट आएगी, जो एग्जैक्ट आंसर आता है। ठीक है, और ये होता है नो कोरिलेशन। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा आंसर हम नहीं बता सकते सही आएगा कि गलत, डेटा ही सारा अनकोरिलेटेड है। अब तुम मेरे से पूछ सकते हो या तुम माइंड में सोचोगे सर परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन का हमें एग्जाम्पल दो, कोई एक एग्जाम्पल दो। चलो मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे यूनिट्स एंड कॉस्ट, जितने ज़्यादा यूनिट्स बढ़ते रहेंगे उतनी कॉस्ट बढ़ती रहेगी। देखो 10, 20, 30, 40, 50, कॉस्ट 100, 200, 300, 400, 500। यूनिट्स हमारे 10 से बढ़ रहे हैं और कॉस्ट हमारी 10 पे थी 100, 2 पे 200, 3 पे 300। मतलब देखा जाए अगर ये मैं वैल्यूज़ 10 से बढ़ा रहा हूँ तो इनके बीच में भी डिफरेंस 100 का है। सो दैट मीन्स ये जो डेटा है ये परफेक्टली कोरिलेटेड है। ये ग्राफ में भी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, जब तुम इसको ड्रॉ करोगे ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन आने वाली है, क्योंकि दिस इज परफेक्टली कोरिलेटेड। जितनी वैल्यू यहाँ बढ़ रही है उतनी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यहाँ पे बढ़ रही है। ठीक है, दिस इज परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर मैं नेगेटिव बताऊं तो जैसे फॉर एग्जांपल यूनिट्स नहीं लिखते यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल है, या कॉस्ट प्रॉफिट। ठीक है, अब कॉस्ट पहले थी पर यूनिट 100, फिर 80, फिर 60, फिर 40, प्रॉफिट था 500। मैं सिर्फ रैंडम फिगर्स ले रहा हूँ गाइस, इसका कोई रिलेशन नहीं है एग्जैक्टली, बट रैंडम फिगर्स कि कॉस्ट जितनी कम होती रहेगी उतना प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। तो कॉस्ट 80, ये 500, 400, 300, 200, 100। दैट मीन्स इनके बीच में गैप बिल्कुल सेम है 100 का, और इनके बीच में भी गैप बिल्कुल सेम है 20 का। सो दिस इज अ परफेक्टली कोरिलेटेड डेटा। तो हम सिंपल कह सकते हैं अगर यहाँ पे 20 वैल्यू होगी तो दिस विल बी 0, अगर 20 वैल्यू होगी तो दिस विल बी 0, और अगर यहाँ पे कॉस्ट हम 120 कर दें तो वो 600 हो जाएगा। और ये आंसर हमारा एग्जैक्ट आ रहा है क्योंकि डेटा ही ऐसा है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड परफेक्टली कोरिलेटेड नेगेटिव। ठीक है, सो आंसर शुड बी between -1 and +1. -1 is perfectly negative correlated, +1 अगर आंसर आएगा तो perfectly positive correlated, 0 अगर आए तो no correlation। अब पॉइंट इज, अगर हम एक चीज़ देखें, अब हमें परफेक्ट पता है, 0 पता है, ये पता है, तो कौन सी एक वैल्यू हम मान के चलें जिसको हम एक गुड कोरिलेशन बोलेंगे, मतलब 0.50 या -0.50, तब हमारी लाइन सक्सेसफुल रहेगी या नहीं, हमें ये नहीं पता ना। हमें ये तो पता चल गया कि परफेक्ट क्या है,
बट अगर पार्शियल हो तो पार्शियल वैल्यू कौन सी हम लें जिसको हम बोल सकते हैं इससे ज़्यादा हो तो हाँ वो डेटा सही है, तो दैट वैल्यू इज this point. For other values of r meaning not so clear, it is generally taken that if r is greater than 8, मतलब 8 से 0.8 से ज़्यादा है तो उसको स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन माना जाता है, नॉट परफेक्ट, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, मतलब काइंड ऑफ हमारा आंसर मैच करेगा। और अगर r -0.8 से ज़्यादा मतलब इससे कम आएगा, यहाँ पहुँचेगा, सो दैट विल बी अ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। दैट मीन्स इससे कम अगर वैल्यूज़ आएंगी 0.2, 0.3, 0.5, उसको हमें गुड कोरिलेशन नहीं बोलेंगे। वहाँ हो सकता है रिग्रेशन एनालिसिस हमारा सक्सेसफुल नहीं रहे, क्योंकि कोरिलेशन ही नहीं है डेटा में, तो कैसे हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आता है कोरिलेशन का फॉर्मूला विच यू हैव टू लर्न। तो n मीन्स नंबर, सम ऑफ x इंटू वाई माइनस सम ऑफ x इंटू सम ऑफ y। n इंटू क्या बताया था मैंने, n इंटू सम ऑफ x इंटू वाई माइनस सम ऑफ x इंटू सम ऑफ y, ये मैंने लास्ट क्लास में क्लियर कर दिया था, अपॉन अंडर रूट n यानी जो भी नंबर हमारा होगा, सम x स्क्वेयर, जो भी x की वैल्यूज़ होंगी पहले उनका स्क्वेयर देन उसका टोटल, दैट इज दिस वैल्यू, देन सम x होल स्क्वेयर, जो भी हमारा x का सम आ रहा है उसका होल स्क्वेयर, ये भी मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बता दिया था, सेम थिंग फॉर y। तो n सम ऑफ x स्क्वेयर माइनस सम ऑफ x होल स्क्वेयर इनटू n सम ऑफ y स्क्वेयर माइनस सम ऑफ y होल स्क्वेयर, इन दोनों का टोटल करके मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर देंगे, देन हमारा आंसर आ जाएगा r का। बेटर है एक क्वेश्चन से करते हैं। अब देखो हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, द फॉलोइंग टेबल शोज नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस एंड टोटल कॉस्ट इनकर्ड। तो हम यहाँ पे एक लॉजिक लगा के देखते हैं, चेक करते हैं अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग कि क्या इसका आंसर परफेक्टली कॉरिलेटेड आएगा या स्ट्रॉन्ग कॉरिलेशन आएगा। देखते हैं। देखो पहली बात, हमारे यूनिट्स प्रोड्यूस बढ़ रहे हैं, टोटल कॉस्ट भी बढ़ रही है, सो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। यहाँ पे सबके बीच में डिफरेंस 100-100 का है, वेरी गुड। यहाँ पे 5000, 5000, 5000, 5000, 0, 10,000। सो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये डेटा जो मेरा है ये परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है क्योंकि काफ़ी सारी वैल्यू सेम आ रही है। मतलब जैसे देखा जाए यहाँ 0 का डिफरेंस हो गया, फिर यहाँ 10 का डिफरेंस हो गया, तो वी कैन से कि अगर 800 होगा तो हमारे यहाँ पे 85,000 आंसर आ सकता है, क्योंकि अभी तक 55 आया है डिफरेंस, यहाँ नहीं आया बट यहाँ पे आ सकता है। सो आई विल से दैट दिस इज स्ट्रांगली कोरिलेटेड और इसका आंसर 0.80 से ऊपर आना चाहिए, इट शुड बी मोर देन 0.80। अब फाइंड कर लेते हैं इसका आंसर। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ, देखो गाइस हमारा फॉर्मूला ये ऊपर लिखा हुआ है, मैं यहाँ लिखता हूँ n यानी 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ लिखा हुआ है n 7 इंटू एक्स वाई का सम, तो यहाँ पे एक्स वाई का सम हमें दिया हुआ है 1870 माइनस सम ऑफ x इंटू सम ऑफ y, दैट मीन्स 28 इंटू 420, दिस इज 11760 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 6 इंटू एक्स स्क्वेयर, 6 इंटू एक्स स्क्वेयर 140 माइनस सम ऑफ x 28 होल स्क्वेयर, सेम फॉर y 6 इंटू वाई का स्क्वेयर 26550 माइनस सम ऑफ y होल स्क्वेयर यानी 420 का स्क्वेयर। तो यहाँ पे अब मैं आंसर निकाल लेता हूँ इसका, तो 6 इंटू 140 6 इंटू 140
56 अभी मैं एलसीएम कर रहा हूँ सिर्फ नीचे का डिनोमिनेटर का, सॉरी, 56 इंटू 176400 26550 इंटू 6 माइनस 176400। सॉरी गाइज, यहाँ पे 6 नहीं आएगा, यहाँ 7 आएगा, ये 7 आएगा हमारा आंसर। तो गाइज ये मेरे न्यूमरेटर की वैल्यू आ रही है, ये मेरे डिनोमिनेटर की वैल्यू आ रही है। तो 1330 डिवाइडेड बाय, अगर मैं रूट ऑफ 1852200 करता हूँ, सो दैट इज़ 1360.95 अप्रॉक्सीमेट 1361। तो 1330 डिवाइडेड बाय 1361, सो ये मेरा आ रहा है 0.97। मैंने कहा था ना कि ये मेरे को लग रहा है कि 0.80 से ज़्यादा होगा, सो मेरा आंसर आ रहा है 0.97। इनका 98 आ रहा है, मेरा 97 आ रहा है, वो पॉइंट्स में थोड़ा फ़र्क है। बेसिकली मेरा 0.977 आ रहा है, तो इन्होंने 0.98 कर दिया। तो लेट मी डू इट 98 ओनली। 0.5 से ज़्यादा हो तो 98, 0.5 से कम हो तो 97। सो 98, दैट मीन्स मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है डेटा के बीच में, जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा था। अब कोरिलेशन बहुत अच्छा है। नाउ वी कैन डू रिग्रेशन एनालिसिस एंड वी कैन फाइंड अ ट्रेंड लाइन निकाल के हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, और हमें पता है कि जो आंसर आएगा वो काइंड ऑफ नियर बाय इसके बराबर आएगा। द नेक्स्ट इज टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीजिबल वैल्यू फॉर कोरिलेशन। तो आई कैन सिंपली सी द आंसर प्लस 1.2 बिकॉज कोरिलेशन लाइज बिटवीन -1 and +1. It cannot be more or less than these values. Next is test your understanding 3. ये हमें डेटा दिया हुआ है. Then the value of R, the coefficient of correlation up to 2 decimal place is this. तो guys यहाँ पे simple formula लगाना, you will get the answer. ठीक है. Test your understanding 4. यहाँ पे हमें shop, advertisement expenditure, sales revenue दिया हुआ है. गाइज यहाँ पे भी तुम्हें कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है, तो आई गेस यू कैन फाइंड दी आंसर। फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, जस्ट लर्न दी फॉर्मूला एंड फाइंड दी आंसर एंड नथिंग एल्स। और कुछ नहीं करना, सीधा सीधा यू हैव टू फाइंड दी आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे सम लिखा हुआ है, दैट मीन्स दिस, सम इज दिस। और यहाँ लिखा हुआ है व्हेन 2 कॉलम्स आर मल्टीप्लाइड टुगेदर एंड समड, पहले दोनों को मल्टीप्लाई किया एंड टोटल किया, दैट मीन्स सम एक्स वाई। ये जो हमें वैल्यू दी हुई है, दिस इज सम ऑफ एक्स, दिस इज सम ऑफ वाई, दिस इज सम एक्स वाई। व्हेन द एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इज स्क्वायर्ड एंड सम, दैट मीन्स दिस एक्स स्क्वायर, दिस वाई स्क्वायर। तो ये तुम्हें वैल्यूज दी हुई हैं सारी, एंड यू कैन फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब आगे एक पॉइंट आता है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर। The coefficient of determination R square measures the proportion of changes in Y that can be explained by changes in X when straight line relationship has been established. This thing is exactly nothing. If the coefficient of determination, that is R square, तो मतलब अगर तुम्हें क्वेश्चन में coefficient of determination लिखा हुआ है, तो जो भी तुम्हारा आंसर आएगा उसका स्क्वायर कर देना, दैट विल बी कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ चेंजेस इन वाई दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय चेंजेस इन एक्स व्हेन स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड। मैंने इसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाए थे, आई रियली डिडंट फाइंड दिस टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसका कुछ मैं एग्जैक्ट निकाल भी नहीं पाया, सो यू जस्ट लर्न इट, यू जस्ट लर्न इट एज इट इज़, कि अगर कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन पूछा गया है सो दैट विल बी आर स्क्वायर। ठीक है, और अब इसमें जैसे क्वेश्चन जो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 4 है, उसमें हमें सिर्फ आर स्क्वायर निकालना है। ठीक है गाइज, सो दिस इज़ योर कोरिलेशन। आई होप तुम्हें कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया हो। इट्स नथिंग, प्योर मैथ्स एंड अंडरस्टैंडिंग। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में आई विल कवर
नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टाइम सीरीज एनालिसिस। ठीक है गाइस, टेक केयर।